जीवन में डिग्निटी को अक्सर किसी के व्यक्तित्व की आधारशिला, आत्मसम्मान का प्रतिबिंब और नैतिक अखंडता का प्रतीक माना जाता है। फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब कैरेक्टर का असली माप इस बात से नहीं पता चलता है कि कोई अपनी डिग्निटी से कितनी दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, बल्कि जरूरतों के वक्त इसे अलग रखने की इच्छा से प्रकट होता है। जीवन बचाने के लिए डिग्निटी का त्याग करना एक ऐसा कार्य है जो सच्चे कैरेक्टर को दर्शाता है। ऐसी ही एक किरदार है आयशा रहमान। वह कोई साधारण महिला नहीं थी। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी वह हमेशा दृढ़ इरादों वाली थी। एक दुखद दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने के बाद आयशा ढाका चली गई और स्कूल की पढ़ाई की और अंततः एक पुलिस अधिकारी बन गई। न्याय के प्रति उनका समर्पण बेजोड़ था, लेकिन यह एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो उन्हें उनके जीवन के सबसे खतरनाक मिशन पर ले गई। आयशा की छोटी बहन फरहाना हमेशा उनकी जिंदगी की रोशनी रही है। फरहाना एक प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी महिला थी जो विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखती थी। आयशा के समर्थन से फरहाना को नीदरलैंड में अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप मिली, लेकिन एम्स्टर्डम पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद फरहाना लापता हो गई। आयशा की दुनिया उजड़ गई। अपनी बहन को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित आयशा ने ड्यूटी से छुट्टी ली और नीदरलैंड की यात्रा की। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि फरहाना ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह में फंस गई है, जो युवा महिलाओं को विदेश में शिक्षा और नौकरी का वादा कर लुभाती थी और फिर उन्हें देह व्यापार में धकेल देती थी। आयशा जानती थी कि उसकी बहन को ढूंढने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का एकमात्र तरीका गुप्त रूप से जाना है। आयशा ने एम्स्टर्डम के कुख्यात रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वेश्या के रूप में पेश आने का कठिन निर्णय लिया। ये एक खतरनाक योजना थी। ज्यादा समय नहीं हुआ जब तस्करों में से एक विक्टर नामक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया, जो अपने क्रूर तरीकों और पूरे यूरोप और एशिया में फैले एक विशाल आपराधिक नेटवर्क से संबंधों के लिए जाना जाता था। आयशा की असली पहचान से अनजान विक्टर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और उसे मानव तस्करी की दुनिया में और गहराई तक ले आया। जैसे ही आयशा ने विक्टर का विश्वास हासिल किया, उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छिपे हुए कैमरे, रिकॉर्ड की गई बातचीत और तस्करों के संचालन के विस्तृत नोट्स। उसे पता चला कि विक्टर का बॉस दिमित्री पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और फरहाना उसकी कई पीड़ितों में से एक थी। आयशा का समय खत्म हो रहा था। इससे पहले कि उसका पर्दाफाश हो जाए, उसे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत थी। वह एक आकर्षक सौदे पर चर्चा की आड़ में दिमित्री के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने में कामयाब रही। शहर के बाहर एक सुदूर गोदाम में आयोजित बैठक में आयशा फरहाना को जीवित देखकर चौंक गई, लेकिन मुश्किल से ही पहचानी जा सकी। वह कमजोर थी, उसकी आत्मा टूट गई थी। आयशा का आवरण उजागर होने के कगार पर था और वह जानती थी कि उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। वह स्थानीय अधिकारियों को, जो दूर से उस पर नजर रख रहे थे, संकेत देने में कामयाब रही कि अब हमला करने का समय आ गया है। जैसे ही दिमित्री और उसके लोग अपने सौदे को अंतिम रूप देने के लिए तैयार हुए, पुलिस ने गोदाम पर धावा बोल दिया। छापेमारी अराजक थी, गोलियां चलाई गईं और आयशा ने खुद को विक्टर के साथ जीवन या मृत्यु संघर्ष में पाया। अंत में वह उस पर काबू पाने में कामयाब रही और उसे दिमित्री और तस्करी गिरोह के कई अन्य प्रमुख लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। फरहाना को बचा लिया गया, लेकिन इस घटना ने गहरे घाव छोड़ दिए थे। आयशा ने जो सबूत जुटाए थे, वह तस्करी नेटवर्क को खत्म करने में सहायक थे। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप दर्जनों महिलाओं को बचाया गया और पूरे यूरोप और एशिया में कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आयशा की बहादुरी को वीरतापूर्ण बताया गया, लेकिन उसके लिए यह मिशन बेहद व्यक्तिगत था। आयशा और फरहाना बांग्लादेश लौट आईं, लेकिन उबरने की राह लंबी थी। फरहाना ने अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष किया। वह अपने द्वारा सहे गए भय से परेशान थी। इस अनुभव से आयशा भी बदल गई। वह एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने काम पर लौट आई, लेकिन उसका मिशन अब केवल कानून लागू करने के बारे में नहीं था, बल्कि अब यह उन लोगों के लिए लड़ने के बारे में था जो अपने लिए नहीं लड़ सकते थे।